आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और तारीख है 15 जून और आज तक रेडियो पर वक्त हो गया है आज के इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के दिन भर में क्या है खास। सबसे पहले आज बात होगी यूपी में सियासी हलचल की। क्यों कुछ बसपा के विधायकों के सपा की तरफ जाने के कयास लग रहे हैं। छोटे दलों के साथ गठबंधन क्या यूपी में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है। इसके अलावा बात करेंगे भारत चीन सीमा संघर्ष के 1 साल पूरे होने पर पोस्ट कोविड दोनों देशों के रिश्तों पर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे और फिर जानेंगे कि क्या परमाणु हथियार की रेस फिर से शुरू हो गई है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट क्या कह रही है आपको बताएंगे। और फिर होगी बात फिल्म लगान की। आज फिल्म ने 20 साल पूरे कर लिए हैं। इस फिल्म से जुड़ी कुछ यादें साझा करेंगे और बात करेंगे कि आशुतोष गोवारिकर ने मेन स्ट्रीम सिनेमा में इस फिल्म के जरिए कितना बड़ा रिस्क लिया था। तो होगा ये सब, लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एंटीलिया के पास एसयूवी और उसके मालिक की हत्या के सनसनीखेज कारण की जांच के सिलसिले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान संतोष आत्माराम शेलार और आनंद पांडुरंग जाधव के रूप में हुई है, जो मलाड पूर्वी उपनगर में एक झुग्गी बस्ती कुरार गांव के निवासी हैं। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने आज पार्टी के 5 बागी सांसदों को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनकी जगह सूरज भान को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी के 41 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है और राज्य सरकार हिंसा में शामिल है। उत्तराखंड में मानसून अपने तय समय से 1 हफ्ते पहले दस्तक दे चुका है। इस बार मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में मानसून बीते सालों की तुलना में काफ़ी अच्छा रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में रियायत देने का ऐलान किया गया है। रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। नए प्रोटोकॉल के तहत कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट, मॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 18 जून से ओपीडी सेवा की शुरुआत हो जाएगी। अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी दी। एम्स प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इस बार चरणबद्ध तरीके से ओपीडी की सेवाओं को खोला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में कोरोना का पीक आने के बाद से रोजाना के नए मामलों में लगभग 85% की कमी दर्ज की गई है। लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन एक अतिरिक्त हथियार है। अयोध्या में राम मंदिर न्यास की ओर से जमीन के एक टुकड़े की खरीद में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करने से नाराज 2 लोगों ने आप सांसद संजय सिंह के घर के बाहर आज विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही संजय सिंह के घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर काली स्याही भी पोत दी। एस्ट्राजेनेका ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट पर एक स्टडी कर दावा किया है कि एंटीबॉडी ट्रीटमेंट कोरोना वायरस रोकने के मुख्य लक्ष्य को पूरा नहीं करता है। यह कोरोना के संपर्क में आने वाले लोगों को संक्रमण से भी नहीं बचाता। कंपनी ने बताया कि यह स्टडी 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों पर की गई है। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को काबू करने के लिए जल्द ही सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों स्थिर या घटाने को लेकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 17 जून को बैठक करने जा रही है। इस मीटिंग में सरकारी तेल कंपनियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। यूपी का रास्ता दिल्ली होकर जाता है। ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, कभी किसी राजनीतिक विश्लेषक के हवाले से तो कभी नेता के। और ये बात बहुत हद तक सच भी नजर आती है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के केस हों, लाल बहादुर शास्त्री हों या इंदिरा गांधी या फिर वाजपेयी से लेकर मोदी तक। सबकी जीत में, उनके बनने बिगड़ने में यूपी की बड़ी अहमियत रही। अभी पिछले ही हफ्ते यूपी को लेकर भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक की दिलचस्पी मंजरे आम रही। लेकिन आज प्रदेश की राजनीति का ध्रुव भाजपा से अलग
सपा और बसपा की ओर मुड़ा हुआ दिख रहा है। एक तरफ दिन भर बसपाई विधायकों के सपाई हो जाने के कयास लगते रहे, तो अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या रूपरेखा होगी इस पर कुछ अहम बात भी कही। कहा कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही, वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय के चुनाव में जो होने जा रहे हैं, छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। गठबंधन पहले से जैन जी के साथ है, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है, इसी तरह महान दल के साथ समाजवादी पार्टी है। एक चौहान समाज का एक दल है, संजय चौहान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो इसी तरह छोटे दलों को शामिल करने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग होगा, इसलिए उत्तर प्रदेश पे जहां देश की निगाहें होंगी, वहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाएंगे। इसी इंटरव्यू में जब अखिलेश से पूछा गया कि क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने राहुल गांधी और मायावती से बिल्कुल तौबा कर ली है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, हमारा उनके साथ अच्छा अनुभव नहीं रहा, इसलिए हम बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे। बहरहाल अनुभव भले मायावती के साथ उनका अच्छा ना रहा हो, लेकिन बसपा के विधायकों को अपने खेमे में करने में सपा का अनुभव काफी अच्छा है। तभी तो आज दिन भर चर्चा रही कि बसपा से निष्कासित 9 विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। जिन विधायकों के अखिलेश से मिलने की बात सामने आ रही है, उनमें भिनगा सीट से असलम रायनी, मुंगरा से सुषमा पटेल और उन्नाव से अनिल सिंह जैसे विधायक शामिल हैं। इसके अलावा वंदना सिंह, रामवीर उपाध्याय, असलम अली चौधरी जैसे नाम भी शामिल हैं। यूपी में हुई इस दिन भर की हलचल पर हमने बात की उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले पत्रकार मनोज सिंह से, और उनसे सबसे पहले यही पूछा कि समाजवादी पार्टी अगर बसपा के बागियों को अपने यहाँ जगह दे दी है तो इससे सपा को कितना फायदा होगा। सपा बसपा के बीच उपजी कड़वाहट का फायदा कहीं किसी तीसरे दल को नसीब तो नहीं हो जाएगा? कि इसके तो बीज तो तभी पड़ गए थे जब लोकसभा चुनाव साथ में लड़ने के बाद बसपा ने समाजवादी पार्टी से अलग होने की घोषणा कर दी। तो अब दोनों के बीच तो कोई संबंध, चुनावी संबंध तो है नहीं। तो इसलिए, और इधर बसपा के साथ ये हुआ कि बसपा के कई नेता या तो निकाले गए हैं पार्टी से या वो दूसरे दलों में लगातार जा रहे हैं और उनके बहुत ही कम विधायक बचे हैं। उसका कारण ये है कि बसपा जो है वो पर जो यूपी के जो सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, उस पर कोई संघर्ष करते हुए बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आ रही है और एक हद तक उसमें निष्क्रियता देखी जा रही है। बसपा सुप्रीमो है मायावती जी, वो भी कभी कभी उनका कोई स्टेटमेंट आ जाता है, लेकिन पार्टी कहीं दिख नहीं रही यूपी में। जबकि इसी दौरान किसान आंदोलन एक बड़ा सवाल रहा है, कोविड से इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, कई यूपी के बड़े सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, लेकिन वो बसपा कहीं नजर नहीं आ रही है। तो बसपा से जुड़े जो लोग नेता हैं उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। तो इसलिए जाहिर है कि वो लोग अपनी राह देख रहे हैं कि कहाँ उनके लिए जगह ठीक होगा। तो चूंकि भाजपा में बहुत बड़ी सफलता उसको 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली थी और उसके पास काफी नेता हैं और हर जो विधानसभा सीट है वहां से तो उनके विधायक ऑलरेडी हैं ही सिटिंग, और दूसरे नए भी दावेदार हैं, तो वो अभी दूसरे पार्टियों को लेने की स्थिति में नहीं है। तो सपा थोड़ी सी इस स्थिति में एक मुफीद अपने को अवसर पा रही है, तो उसका लाभ उठाना चाह रही है। तो निश्चित रूप से सपा को तो लाभ मिलेगा। मनोज जी, जिस तरह बसपा से बगावत और टूट की खबरें आ रही हैं, क्या बसपा 22 के चुनाव में एक स्ट्रांग फोर्स रह पाएगी? देखिए, बसपा में विधायक और उनके बड़े नेता पार्टी छोड़ते रहे हैं और जितना ज्यादा उन्होंने छोड़ा नहीं, उससे ज्यादा नेताओं को तो खुद बसपा सुप्रीमो ने निकाल दिया है। लेकिन इसका कभी बसपा के ऊपर कोई असर कभी दिखा नहीं है, क्योंकि जो दलित वोट है, जो खासकर जो जाटो वोट है, वो हमेशा बीएसपी से अभी भी इंटैक्ट दिखते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव हो, भले सीटें कम आई बीएसपी को, या लोकसभा चुनाव वो सपा से मिलकर लड़ी, या अभी जिला पंचायत भी वो लड़ी है, तो उसको साथ दलित वोट अभी बने हुए हैं।
तो इसलिए उसकी ताकत वोट के आधार पर ज्यादा कम नहीं हुई है। और लग रहा है कि बीएसपी जो है एक दूसरी रणनीति भी ले रही है। आप देखिए कि काफी समय बाद पंजाब का भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वहां उसने अकाली दल के साथ समझौता किया है। तो हाल के वर्षों में जो बसपा ने यूपी के राजनीति के अलावा दूसरे राज्यों में अपने को समेट लिया था, वहां पर अपने को लग रहा है कि वो फैलाने का भी प्रयास कर रही है और दूसरे दलों से एक समझौते में भी जा रही है। तो ये उसके लिए एक नई रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। ये जरूर है कि यूपी में जहां पर वो काफी मजबूत थी, वहां पर उसकी निष्क्रियता के कारण भी, और जो बड़े नेता थे जो बसपा की स्थापना के समय आए थे, उनमें से अब बहुत कम लोग बचे हैं। जो बचे भी हैं वो निष्क्रिय हो गए हैं। और जो मुझे जानकारी है कि उसमें ये है कि बसपा सुप्रीमो जो मायावती जी है, वो अपने उत्तराधिकारी को अब धीरे धीरे राजनीतिक अपनी जो विरासत है वो सौंपने की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो बसपा से कुछ नेताओं का जाना है और जो निकाला जाना है, वो इसलिए भी है कि उनको ये आशंका है कि कहीं जो पार्टी के स्थापना के समय से जो नेता हैं वो हमारा नेतृत्व तो स्वीकार करते हैं, लेकिन हम जिनको अपने भाई और भतीजे को जिनको कमान सौंपना चाहते हैं, वो लोग, उनका नेतृत्व तो पता नहीं वो नेता स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो ये बसपा में एक नए तरह का एक पुनर्गठन चल रहा है, जो अगले जो नया नेतृत्व आएगा, भविष्य का नेतृत्व आएगा, तो उस दिशा में ये बसपा का एक तरह से बढ़ता हुआ कदम है। तो इसलिए और सारे परिवर्तन दिखेंगे, लेकिन बसपा तब तक कमजोर नहीं होगी जब तक दलित, खासकर जो जाटो वोट है, उनके साथ इंटैक्ट रहेंगे। मनोज जी, आज अखिलेश ने यह भी कहा कि वो छोटे दलों के साथ चुनाव में जाएंगे, तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? इसके जरिए वो क्या साधना चाहेंगे और इस राह में कैसी दुश्वारियां हैं? देखिए, सपा ने पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस से और फिर बसपा से एक समझौता करके चुनाव लड़ा है और सपा को कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो उनको अब ठीक से समझ में आ गया है कि जो बीजेपी के अलावा जो और दल यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं, जो बड़े दल हैं, उनसे उन्होंने समझौता करके देख लिया, उससे कोई उनको फायदा नहीं हुआ। तो जो मुलायम सिंह पहले कहा करते थे कि सपा को अपने बूते ही लड़ना चाहिए, तो वो अपने उस सिद्धांत पर अखिलेश फिर से वापस आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो छोटे दल हैं, आप देखिए कि यूपी में 2017 की विधानसभा में कुल 300 से अधिक दल चुनाव लड़े थे, जिसमें जो राष्ट्रीय दल है, इसके अलावा क्षेत्रीय दल है, और जो दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दल है वो भी है। इसके अलावा जो बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसमें कम से कम 1 दर्जन ऐसी छोटी पार्टियां हैं जिनका प्रदर्शन ठीक ठाक है, और वो उनका आधार जो है उन दलों का, वो अपनी एक जातियों में है। जैसे कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की है, उसका राजभर समाज के बीच काफी अच्छी पैठ है। निषाद पार्टी भी हाल के वर्षों में निषाद समाज के बीच एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। इसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा की राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी है। अपना दल जरूर आज 2 भागों में बट गया है, लेकिन अनुप्रिया पटेल एक अच्छी हैसियत रखती है यूपी की राजनीति में। अभी कुछ दिन पहले जो ओम प्रकाश राजभर है, उन्होंने तो 6 छोटे दलों का एक मोर्चा भी बनाया हुआ था। तो ये ऐसे दल हैं जिनको मैं देखता हूँ कि यूपी के चुनाव में काफी ठीक ठाक मत पाते हैं। तो जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो अकेले तो कोई सीट जीतने की स्थिति में तो नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई बड़े दल के साथ, जैसे कि बीजेपी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ या बसपा के साथ जुड़ते हैं, तो उनको फायदा बहुत कराने में सक्षम है। तो अगर सपा छोटे दलों के साथ जाती है, अगर वो बिहार के तर्ज पर वाम दलों के साथ भी कोई अगर एक मोर्चा बनाती है, तो बिहार में देखा गया कि जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल ने और वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ आई और उन्होंने एक बड़ा मजबूत मोर्चा बनाया, और जिसका काफी अच्छी टक्कर वहाँ पर राजग को, गठबंधन बीजेपी और जदयू को दिया। तो अगर यूपी में अखिलेश इस तरह से जाते हैं तो जरूर सपा को इसका बड़ा फायदा होगा। शुक्रिया मनोज जी।
15 जून 2020 यानी पिछले साल आज ही के दिन गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई और 20 जवानों की मौत हो गई थी। इस खबर से कई लोग बहुत आहत हुए। चीन पर गुस्साई भारतीय जनता ने चीनी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और नतीजा ये रहा कि नवंबर 2020 के त्योहारी सीजन में इंटरनेट मीडिया लोकल सर्कल्स की तरफ से कराए गए सर्वे में 71% भारतीयों ने कहा था कि उन्होंने चीन निर्मित कोई भी सामान नहीं खरीदा। फिर हाल ही में सर्वे करवाया गया तो पता चला कि 43% लोगों ने 12 महीनों में एक भी चीनी प्रोडक्ट नहीं खरीदा। हालांकि इसमें 18,000 लोगों ने ही प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन बाद में जब चीनी मोबाइल फोन्स की बिक्री शुरू हुई तो पता चला कि वो रिकॉर्ड तोड़ हुई। भारत का चीन के साथ जो बिजनेस हुआ उसमें भी बढ़ोतरी हुई। फिर भारत सरकार के बीच शांति के लिए बातचीत भी शुरू हुई। कई जगह पर ये चीनी सैनिक पीछे भी हटे। आज 15 जून 2021 है, एक साल बीत गया है। इस एक साल में भारत और चीन के रिश्तों में कितने बदलाव आए हैं, ये जानने के लिए मैंने बात की विदेशी मामलों की जानकार और ORF नई दिल्ली में पढ़ाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष पंत से, और उनसे पूछा कि हमने ट्रेड वॉर होते हुए देखा है, झड़पें देखी हैं, क्या ये आने वाले किसी बड़े टकराव का संकेत है या फिर अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है? पिछले एक साल में भारत और चीन के संबंधों में एक नया मोड़ आया है और एक संबंध अब ऐसे एक मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर भारत की जो पॉलिसी है उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पहली सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये कि जो पहले एक पैराडाइम था चाइना पॉलिसी का, वो ये था कि भारत और चीन बॉर्डर के मुद्दे को आइसोलेट कर ये कोशिश करेंगे कि बाकी क्षेत्रों में, चाहे वो ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हो, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन हो, उसको आगे बढ़ाएंगे। और ये लेट 1980 से यही टेम्पलेट चल रहा था। जो पिछले साल हुआ, गलवान में जो हुआ, उसके बाद एक जो मूलभूत परिवर्तन ये आया है और इसको बार बार सरकार ने दोहराया है, हाईएस्ट लेवल्स पर दोहराया जा रहा है कि बॉर्डर और जो एक भारत और चीन संबंध है उनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अगर बॉर्डर पर तनाव रहेगा, अगर बॉर्डर पर खून खराबा होगा तो भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मलाइजेशन की दौर से नहीं गुजर सकते हैं। और यही बात बार बार भारत ने रिपीट करी है और ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो देखने को मिला, उसके तहत हमने ये देखा कि भारत ने अपनी विदेश नीति को बदला, जहाँ पर अब हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लोज कोऑपरेशन हो रहा है क्वाड के साथ, पश्चिमी देशों के साथ, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं इंडो पैसिफिक में उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया ऐसे देशों के साथ। दूसरी तरफ भारत ने अपनी जो डिपेंडेंस थी चीन पर वो कम करने की कोशिश करी। काफ़ी ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स थे जहाँ पर भारत ने अपने आप को चीनी इन्वेस्टमेंट से बचाने की कोशिश करी। 5G में भारत ने चीनी कंपनियों का आना के ऊपर एक तरह से बैन लगा दिया है। तो जो डिसीजंस भारत ने लिए हैं पिछले एक साल में, वो कहीं पर उसका स्रोत जो पिछले साल हुआ भारत चीन संबंधों में बॉर्डर में जो हुआ वहाँ पर जाता है। और एक जो रीअसेसमेंट भारत में हो रहा है कि किस तरह से पॉलिसी को, चीन पॉलिसी को बदला जाए, उसको एक रीवैल्यूएट किया जाए, वो एक प्रोसेस चल रहा है। उसके संदर्भ में हमको पिछले एक साल के बदलाव देखने चाहिए। अच्छा सर, पिछले साल से अब तक 9 दौर की बातचीत हुई है और अब चीन ने मेजर जनरल लेवल की बातचीत का सुझाव भी दिया है। तो अब तक किन जगहों पर सहमति बन चुकी है और क्या कहीं पर अब भी कुछ विवाद बना हुआ है? पिछले साल से अब तक 9 दौर की बातचीत ज़रूर हो चुकी है, लेकिन जो परिणाम है वो काफ़ी लिमिटेड रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हमको मिला है वो पैंगोंग त्सो एरिया में मिला है, जहाँ पर चीन ने जो पोजीशंस, फॉरवर्ड पोजीशंस ले रखी थी, वहाँ से चीन पीछे हट गया था और भारत और चीन के बीच में, फौजों के बीच में एक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की शुरुआत हुई थी। उम्मीद ये की जा रही थी कि वहाँ से एक शुरुआत होगी और भी एरियाज़ को कवर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है और फरवरी से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही कि चीन और भारत के संबंधों में किसी एक मूलभूत बदलाव आने की संभावना नहीं दिख रही है।
तो जो चैलेंज है दोनों देशों के सामने वो ये कि वो अपनी जो ये बॉर्डर नेगोशिएशन से किस प्रिंसिपल्स पर आगे बढ़ाएंगे। एक जो पुराने प्रिंसिपल्स थे कि दोनों सेनाएं टकराएंगी नहीं और एक कोशिश करेंगी कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे बॉर्डर पर, वो जो पिछले साल हुआ गलवान में उससे वो प्रिंसिपल्स को दरकिनार किया जा चुका है। तो नए प्रिंसिपल्स की खोज चल रही है। पैंगोंग त्सो से एरिया से ज़रूर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, डेप्सांग प्लेन्स हो, ये सारे जो एरियाज़ हैं इनमें कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। ना चीन ने ऐसा कोई कदम उठाया है जिससे भारत आश्वस्त हो सके कि ये एरियाज़ पर भी डिस्कशन होगा। तो जो एक ब्रॉडर इशू है बॉर्डर का, उस पर और मल्टीपल फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, उन सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स पर बात होनी चाहिए, भारत का ये मानना है। चीन ने बहुत ज़्यादा इस विषय को लेकर अपनी एक्साइटमेंट दिखाई नहीं है। तो जो चीन चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि वो ग्रेजुअली पीसमील अप्रोच अपनाए, और इस पीसमील अप्रोच अपनाने में चीन का फ़ायदा है क्योंकि जिस पेस से नेगोशिएशंस आगे बढ़ेंगे उस पेस से चीन चाहेगा कि वो जो अपनी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं जो भारत से ज़्यादा हैं उसका इस्तेमाल करके वो भारत पर दबाव बना सके। लेकिन भारत स्वाभाविक रूप से ये चाहेगा कि सारा बॉर्डर उन सब पर डिस्कशन हो, कुछ प्रिंसिपल्स फिर से ऐसे बने जिसको लेकर बॉर्डर पर शांति बहाल की जा सके। नहीं तो जो चीन के साथ भारत का बॉर्डर है वो आगे आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर जैसा नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शुक्रिया हर्ष जी। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो देशों के सैन्य शक्ति का आकलन करता है। इसी में परमाणु हथियारों को लेकर भी आंकड़े होते हैं कि किस देश ने इसमें कितना इजाफा किया। अब इस साल जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सभी 9 परमाणु क्षमता वाले देशों के पास अभी कुल मिलाकर 13,080 परमाणु हथियार हैं। रूस के 6,255, अमेरिका के 5,550 परमाणु हथियार शामिल हैं। इनके अलावा फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इन आंकड़ों के बहुत सटीक होने का दावा भी नहीं किया जा सकता क्योंकि हर देश अपने परमाणु कार्यक्रमों को बिल्कुल गुप्त रखते हैं। खैर, भारत की अगर बात करें तो साल 2021 की शुरुआत से भारत के पास 156 न्यूक्लियर हथियार हैं। पिछले साल से इसमें 6 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारत से ज़्यादा उसके पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान पिछले साल 160 के मुकाबले अब 165 पर पहुंच गया है। और अगर चीन की बात करें तो चीन के पास 2020 की शुरुआत में ही 320 न्यूक्लियर हथियार थे जो अब 350 हो गए हैं। और ये वो देश हैं जिनसे भारत की अक्सर ठनी रहती है। ऐसे में इनका परमाणु हथियारों के मामले में आगे बढ़ना अक्सर चिंता करने वाली बात होती है। अगर भारत चीन को ही ले लें तो दोनों ही देशों के परमाणु हथियारों में पिछले 1 साल में जो बढ़त हुई है, क्या इसे दोनों देशों के बीच पिछले साल से जो विवाद चला आ रहा है गलवान घाटी वाला, क्या ये उसका परिणाम है या फिर ये दूरगामी रणनीति का असर है? ये पूछा हमने नई दिल्ली के सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज में राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना की सीनियर मेंबर और अध्यक्षा डॉक्टर मनप्रीत सेठी से। नहीं, मैं जो ये सिप्री की रिपोर्ट में जो नंबर्स थोड़े से बढ़ के आए हैं उसको चीन के साथ जो हमारा गलवान वैली और नॉर्दर्न एरियाज में जो क्लैश चल रहा है उसके साथ जोड़ के नहीं मानती हूँ। जो परमाणु आर्सेनल बनाती हैं देश, वो अपने हिसाब से कुछ मन में सोच के कि क्या नंबर सही रहेगा जिससे कि वो एक क्रेडिबल डिटरेंट या निवारक बन सके, उस नंबर को अपने मन में सोचते हुए नंबर्स बढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड उसके साथ नहीं है जो चाइना के साथ हमारा क्लैश है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ऑफिशियल लेवल पे अपने कोई नंबर्स डिक्लेयर नहीं करते हैं कि उनके पास कितने परमाणु शस्त्र हैं। और ये एक बहुत अलग चीज है क्योंकि यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज अपने नंबर्स को बताती हैं, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना कुछ नहीं बताते हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि कितने नंबर्स इन्होंने बढ़ा लिए हैं। और अगर आप देखेंगे तो पिछले साल बताया गया था कि इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं,
पाकिस्तान के पास 160 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 10 ज्यादा हैं इंडिया से, और चाइना के पास 320 पिछले साल बताए गए थे। और अगर आप अब देखें तो इंडिया ने केवल 6 परमाणु शस्त्र और बढ़ाए हैं, पाकिस्तान ने 5 और चाइना ने 30 नंबर 320 से 350 पे पहुंच गया। तो इंडिया पाकिस्तान तो बहुत रिलैक्स्ड वे में अपने नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, जबकि चाइना में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है कैसे अपने नंबर्स को बढ़ा रहे हैं। पर चाइना अपने नंबर्स बढ़ा रहा है यूएसए के थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से, उसे इंडिया की इतनी कोई चिंता नहीं है, इंडिया के परमाणु शस्त्रों की। एंड सिमिलरली इंडिया को भी चाइना के परमाणु शस्त्र की इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्रेडिबल डिटरेंट है। हम चाइना को अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने पर सफिशिएंटली उनको पनिश कर सकते हैं। तो इसका कोई भी लेना देना गलवान के साथ मैं नहीं मान के देखती हूँ। मनप्रीत जी, पाकिस्तान के पास पहले भी भारत से ज्यादा परमाणु हथियार रहे हैं, अब उसने हथियार में बढ़ोतरी भी हासिल कर रही है, तो भारत के पास क्या जवाब है इसका? ये कोई चिंता की बात तो नहीं है? पाकिस्तान के पास कुछ नंबर्स ज्यादा होना बिल्कुल चिंता का कोई विषय नहीं है भारत के लिए। न्यूक्लियर डिटरेंस में नंबर्स का कोई मायने नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि इसके लिए आपकी डिलीवरी सिस्टम्स और उससे भी ज्यादा अपनी डिलीवरी सिस्टम्स की सर्वाइवेबिलिटी, इसको सिग्नल कर पाना कॉन्फिडेंटली बहुत जरूरी है। तो नंबर्स आपने देखा था, हिरोशिमा और नागासाकी में एक परमाणु शस्त्र यूज हुआ था, जो कि केवल 15 किलोटन और 20 किलोटन का था, और उसकी वजह से 70,000 80,000 लोग एक सेकेंड में वेपराइज हो गए थे। तो ये एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और इसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आप बेसिकली, आपके पास इतना होना चाहिए और इतनी कॉन्फिडेंटली आपको ये प्रोजेक्ट कर पाना है, आपको ये सिग्नल करना है अपने दुश्मन को कि अगर उसने अपना न्यूक्लियर वेपन यूज किया तो हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम वापस जो उसको जवाब देंगे, उससे जो उसने चाहा है, जो उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हम पनिशमेंट उस पर वापस फेंकेंगे वो इतना तबाहीदार होगा कि कोई मायने नहीं रह जाएगा उसका पहला यूज करने का। तो न्यूक्लियर वेपन्स इसीलिए डिटरेंस के रूप में देखे जाते हैं, वो कोई वॉर फाइटिंग वेपन नहीं है, और इसलिए उसको वेपन और वेपन से मापना कोई जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी ये है कि हमारे पास जितना है हम उसको इस तरह से प्लेस करेंगे, इस तरह से डिप्लॉय करेंगे कि वो हमेशा बचा रहेगा उसके पहले वार से, और उसके बाद जो हमारा वार होगा वो फिर तकरीबन खत्म कर देगा देश को। तो इस सिग्नलिंग को देना बहुत जरूरी है आपकी डिलीवरी सिस्टम्स और सर्वाइवेबिलिटी के साथ। सो नंबर से कोई लेना देना नहीं है, और हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास 10, 15, 20 वेपन्स हमसे ज्यादा हैं। शुक्रिया डॉक्टर मनप्रीत सेठी। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। शरत मंजूर है। धोती पहने हुए भुवन जब अपने गांव का लगान माफ करवाने के लिए अंग्रेजों के साथ क्रिकेट खेलने की शर्त के लिए हां कहता है, तो इतने साल बाद भी कई बार लगान फिल्म देख रहा दर्शक महसूस करता है कि यह शर्त असंभव है। एक अच्छी और शानदार स्क्रिप्ट वही है जो हर बार नई लगे और जमानों के पार भी जिंदा रहे। आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बनी क्लासिक फिल्म लगान के 20 साल पूरे होने पर फिल्म के बारे में सुनिए कुछ खास बातें हमारे सहयोगी अमन गुप्ता से। लगान को आज 20 साल हो गए हैं, और ऐसी कम ही फिल्में होती हैं जिनका जादू वक्त की इतनी लंबी मियाद तक जिंदा रहता है। हिंदुस्तानी मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों के बने बनाए स्ट्रक्चर को चुनौती देने वाली लगान ने अपने दौर में नया प्रयोग किया। उस दौर की कहानियों का हीरो वो था जो स्टाइलिश कपड़े पहनता था, शहर में रहता था, महंगी गाड़ी में चलता था और डांस करता था। लेकिन लगान का भुवन अपनी जमीन, अपनी फसल और अपने गांव को बचाने के लिए संघर्ष करता है।
एक ऐसी नामुमकिन शर्त को जीतकर जिसमें जीत और हार जिंदगी और मौत का सवाल था। शर्त मंजूर है। भुवन, गौरी, कचरा, लाखा, हर किरदार अपनी छोटी सी भूमिका में असरदार लगता है, और इतना असरदार कि 20 सालों तक उनका लहजा, उनकी आवाज और उनका चेहरा जेहन में जिंदा है। ये कमाल है आशुतोष गोवारीकर की लिखी फिल्म लगान का। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। मशहूर फिल्म विश्लेषक मिहिर पांड्या ने आज तक रेडियो से बातचीत में लगान को याद करते हुए कहा कि ये फिल्म सिनेमा में एक्सपेरिमेंट का एक नायाब उदाहरण है। उस समय तक ये माना जाता था कि क्रिकेट पे बनी हुई फिल्में आमतौर पे सफल नहीं होती है। 2-3 उदाहरण पहले के भी थे, अव्वल नंबर और इस तरह की ऑलराउंडर टाइप की 1-2 फिल्में बनी थी जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो आमिर खान एक इतनी बड़ी फिल्म जिसपे इतना पैसा लगा रहे हैं, वो क्रिकेट मैच के ऊपर है, ये चीज को पूरी तरह से छुपाया गया। और मेरे ख्याल से रिलीज के शायद 1 हफ्ते पहले जो फिल्म की एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिल्म में रोल भी निभाया, उन्होंने शायद डेली टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू के अंदर ये बात ब्रिटेन में बोली और वहां से वो इंडियन प्रेस को पता चली। उन्होंने टेस्ट मैच को दिखाया जिसकी उस समय मार्केट दुनिया भर में खत्म हो रहा था, ये माना जा रहा है, लेकिन उन्होंने उसको 1.5 घंटे के अंदर फिल्म में स्क्वीज कर दिया। तो मुझे लगता है T20 का आविष्कार होने से भी शायद 7 साल पहले आमिर खान ये समझ गए थे कि क्रिकेट का ऐसा फॉर्मेट जिसमें 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर आप एक क्रिकेट मैच को पूरा दिखा दें, वो बहुत लोकप्रिय हो सकता है। लेकिन क्रिकेट के एक नए फॉर्मेट का आविष्कार लगान फिल्म कर रही थी। हर नया प्रयोग अपनी शुरुआत में क्रिटिसाइज होता ही है। यही हुआ फिल्म लगान के साथ भी। तमाम लोगों ने, जिनमें खुद आमिर खान और जावेद अख्तर भी थे, कहा गया कि ये फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन आशुतोष गोवारीकर को यकीन था कि फिल्म कामयाब होगी। मिहिर पांड्या ने इस बारे में भी बात की। इसकी स्क्रिप्ट को आमतौर पे कई अभिनेताओं ने रिजेक्ट किया। गांव की कहानी दिखाना बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि उस समय तक ये माना जा रहा था कि गांव की कहानियां लोग नहीं देखना चाहते। क्रिकेट को दिखाना रिस्क है, उसके बारे में तो हमने बात की। हीरो कैसा होगा, वो किस तरह की भाषा बोलेगा, लैंग्वेज को लेकर जिस तरह के प्रयोग लगान करती है, वो उस समय भी और उसके बाद भी हिंदी सिनेमा के अंदर ये माना जाता था कि अगर आप क्षेत्रीयता का या बोली के अंदर एक जो लोकल पुट है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो लोग पसंद नहीं करते। अभिनेता हीरो जो है वो किस तरह के कपड़े पहनेगा, भानु अथैया ने फिल्म की ड्रेस डिजाइनिंग की थी जो गांधी के लिए ऑस्कर जीत चुकी है, लेकिन हीरो धोती पहनेगा, ये चीज लोगों को हजम उस समय नहीं हो रही थी। और आज भी मुझे देखें तो वो एक तरह का यूनिक एक्सपीरियंस है जिसमें आमिर खान आपको एक अलग वेशभूषा में दिखते हैं। जब मैच के पहले दिन कचरा को बॉल दी जाती है, कचरा बॉल डालता है, बॉल टर्न नहीं होती, तो मुझे अचानक लगा कि ये इस कहानी में इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पुरानी बॉल स्पिन होती है, नई बॉल स्पिन नहीं होती। मतलब क्रिकेट की एक ऐसी बारीकी जो सिर्फ क्रिकेट देखने वाले लोग या क्रिकेट पसंद करने वाले लोग ही जानते हैं, उसका आप फिल्म के अंदर एक प्लॉट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा मुझे इस बात को लेके एक्साइटमेंट हुई, और ये मुझे एक क्रिकेट प्रेमी ऑडियंस के तौर पर बहुत खास बात लगी। और छोरी मान भी ले बात मोरी, मैंने प्यार तुझसे है किया। लगान सिर्फ क्रिकेट में जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें अपनी ख्वाहिशों, अधिकार, इश्क और हक की लड़ाई के वो पुट हैं जिनसे इंसानी एहसास का एक समुंदर लहराता हुआ दिखाई देता है। फिल्म हंसाती है, रुलाती है और रुलाते रुलाते फिर हंसाती है। 20 साल पूरे होने पर लगान की टीम और सभी फैंस को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते सुनाता हूं आज तक रेडियो की लिसनर शुभदा सकुरिकर की चिट्ठी। उन्होंने हमारे शो नामे गिरामी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो कई हफ्तों से ये पॉडकास्ट सुन रही हैं और उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। उन्होंने हमारे टीम मेंबर अमन गुप्ता और नामे गिरामी की पूरी टीम को शुक्रिया कहा है। शुभदा जी, आपने वक्त निकाल कर हमें ईमेल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो अगर आपके पास भी है कोई सलाह, सुझाव, शिकायत, सवाल या सराहना तो ईमेल कीजिए radio@aajtak.com पर। आपका आज तक रेडियो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, वहां हमें सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही शानदार कंटेंट आपको मिलता रहे। इस पॉडकास्ट की साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने और इस शो के प्रोड्यूसर हैं खुशबू। मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।